नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल लेसन हिंदी में। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य यूजीसी नेट का यूनिट 10। यूनिट 10 में कुछ आपके अलग अलग विधाओं की कुछ सेलेक्टेड जो विधाएं हैं उनके गद्य दिए हुए हैं। उन सभी को हमको बारी बारी देखना है, जैसे रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, इस सब में से चुनिंदा कुछ आपके टेक्स्ट दिए हुए हैं। ठीक है, हम सभी को लाइन से पढ़ते जाएंगे जो भी आपके सिलेबस में टेक्स्ट हैं। इस क्रम में जो सबसे पहला टेक्स्ट है वो है रेखा चित्र का। ठीक है, रेखा चित्र है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। राम वृक्ष बेनीपुरी में जी ने माटी की मूर्ति रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। ठीक है, लगभग 1946 में ये जो माटी की मूर्तें हैं ये रेखा चित्र प्रकाशित हुई थी। इस माटी की मूर्ति रेखा चित्र में कुछ अलग अलग चैप्टर वाइज उन्होंने रेखा चित्र लिखा है। अपने बचपन की यादों को साझा करते हुए उन्होंने लिखा है। जितने कुछ लगभग 12 चरित्र हैं जिनके द्वारा राम वृक्ष जी अपने बचपन की कथाओं को याद करते हैं और उसको बहुत इतने वर्णनात्मक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा लगता है कि वह कहानी हमारे सामने चल रही हो। ठीक है, और जैसे जैसे वो एक एक पात्र को उठाते हैं, अपने बचपन के एक एक पात्र को उठाते हैं, फिर उससे जुड़े हुए अपने सारी घटनाएं, कुछ अपनी कहानियाँ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह वो लाइन बाय लाइन्स बताते जाते हैं। ठीक है, जब ये जेल में थे, राम वृक्ष जी जब जेल में थे उस समय इन्होंने ये लिखा है, जेल में रहते हुए लिखा है। तो ये प्रश्न पूछता है, जेल में रहते हुए इन्होंने ये लिखा था। कुल 12 पात्र कह सकते हैं या 12 चरित्र इसमें है। ये सभी चरित्र इनके बचपन के दोस्त यार साथी हैं, कुछ आसपास के काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने इनको अब कहीं ना कहीं बचपन में प्रभावित किया होगा, उनसे प्रभावित हुए और उसके साथ वो इनके जीवन में बड़ा रोल अदा करते हैं, तभी उनको ये इतने समय बाद भी याद करते हैं। जैसे रजिया, सरजू भैया जो मुख्य कैरेक्टर जो हैं, इनके चरित्र जो 12 हैं, इसमें से भी कभी कभी प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर से देख लेंगे, नोट कर लेंगे कि जिसमें रजिया, हालांकि कहा जाता है ये बाद में ऐड किया गया है, शुरुआत में 11 ही चरित्र थे। ठीक है, बाद में रजिया को जोड़ करके यह 12 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें ये रजिया हो गई, सरजू भैया, मंगर, बलवंत सिंह, पनेसर और भौजी, बाल गोविंद भगत, सुभान खान, बुधिया, ऐसे अलग लगभग 12 कैरेक्टर आपको मिलेंगे। इन सभी से जुड़ी कुछ कुछ कथाएं, कुछ कहानियां मिलती हैं। इसे क्या कहते हैं आपको, इस रेखा चित्र में बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से इन्होंने बताया है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा रेखा चित्र है। समय मिलेगा तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्या है, तो आप सभी पात्रों के नाम देख लेंगे क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। हाँ, कुछ डायलॉग्स इसके पूछते हैं, कुछ चर्चित डायलॉग हैं, बस उतना ही पूछता है, सबके नहीं पूछेगा। कुछ घटनाक्रम है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। जितने भी प्रश्न से रिलेटेड पिछले बैक ईयर में पूछा है उसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक, अगले पे हम पहुंचते हैं। अगला है संस्मरण।
देखो, रेखा चित्र और संस्मरण बहुत नज़दीकी विधाएं हैं, ठीक। इन सभी विधाओं को, इनफैक्ट सारी ही विधाओं को जब हमने हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य का इतिहास पढ़ा था उसमें हमने ऑलरेडी समझा है, ठीक है। इन सबका इंट्रोडक्शन हमने जाना था, इन सब को डिटेलिंग में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब हम सीधे टेक्स्ट पर ही बात कर रहे हैं। तो पहला रेखा चित्र था, दूसरा है संस्मरण, ठीक है। रेखा चित्र और संस्मरण में कंफ्यूजन होती है तो ये आप जरूर याद रखेंगे। संस्मरण है ये महादेवी वर्मा का, ठीक है। यूं तो महादेवी वर्मा का बहुत सारा रेखा चित्र भी प्रसिद्ध है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में ये जो है ठाकुरी बाबा, ठीक है, ये संस्मरण, कहीं कहीं इसको रेखा चित्र भी मिलता है तो इसको लोग संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी आप देख सकते हैं, ठीक है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने जीवन की कुछ घटनाओं का इसमें जिक्र करती हैं महादेवी। इसमें स्पेशली उन्होंने ठाकुरी बाबा और भक्तिन नाम से अलग संस्मरण भी है। ठाकुरीन बाबा, भक्तिन, स्वयं महादेवी और इसके अलावा कुछ दो और जैसा सहुआइन वगैरह कुछ 2-3 और कैरेक्टर मिलेंगे जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट दिखाएंगे। इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा जो संस्मरण है वो आपको दिखता हुआ चलता है। ये संस्मरण इन्होंने अपने स्मृति की रेखाएं संस्मरण में इन्होंने संकलित किया है। स्मृति की रेखाएं में आपको ये संस्मरण इनका पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है। इसका यही एकमात्र संस्मरण आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक। तो छोटी और बहुत भावनात्मक घटनाओं के साथ इसमें आपको जिक्र मिलता है। महादेवी की जितनी भी रचनाएं हैं वो खासकर जो संस्मरण और रेखा चित्र हैं वो बहुत भावानुकूल है और बहुत अन्वेषण करके महादेवी उसके बारे में लिखती हैं। तो और इंटरेस्टिंग भी बहुत है, आप ज़रूर पढ़ें। और हम बहुत शॉर्ट में बात करते जा रहे हैं। महादेवी वर्मा ने 1943 में स्मृति की रेखाएं जो है वो उनके प्रकाशित हुआ था, उसी के अंतर्गत ये जो इनका संस्मरण है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। देखो, बहुत शॉर्ट में हम हर विधाओं पर बात करते जा रहे हैं, क्योंकि पूरी विधाएं पढ़ना अभी आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी की पूरी विधाओं पढ़ो। और हम आपको एक इंट्रोडक्शन देते जा रहे हैं इन सभी विधाओं के बारे में। इनसे अभी आपको, चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपको उठाना है मोस्टली जितने भी PYQ हैं। मैं हर लेक्चर में ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं अगर हो पाएगा आपसे, कुछ भी अगर आप नहीं पढ़ पाओगे इन सभी विधाओं से रिलेटेड कुछ भी, तो आप PYQ ज़रूर पढ़ लेना, ठीक। अगला हम टॉपिक पर आते हैं। अगला है तुलसी राम का मुर्दहिया, बहुत महत्वपूर्ण है। मुर्दहिया, इसके लेखक हैं तुलसीराम JNU के बड़े प्रोफेसर। इनका आत्मकथा है, यह है आत्मकथा। आत्मकथा है मुर्दहिया। तुलसीराम की आत्मकथा 2 भागों में विभाजित है। पहली जो है वो है मुर्दहिया और दूसरी है मणिकर्णिका, ठीक है। मुर्दहिया, जहाँ पे इन्होंने, जब ये आजमगढ़ में रहते थे, इनके गांव के पास एक शमशान है, उसका नाम ही मुर्दहिया था। इसके ऊपर इन्होंने लिखा है। वही मणिकर्णिका आप सब जानते हैं, ये बनारस के घाट के पास जो शमशान है वो मणिकर्णिका है। तो इन्हीं दोनों को केंद्रित करते हुए इन्होंने अपने इस आत्मकथा का नामकरण किया है। मुर्दहिया के आत्मकथा को देखते हैं तो इसमें इन्होंने अपने बचपन से ले करके, ठीक है,
अपने स्नातक तक की शिक्षा की के बारे में लिखा है कि कैसे ये अपने गांव में रहे, चूंकि यह दलित लेखक हैं और इनकी यह आत्मकथा भी जो है वो दलित आत्मकथा मानी जाती है, उसी में आती है। ठीक है, इस दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो जब आप मुर्दहिया को पढ़ते हैं तो उसमें आप तुलसीराम जी के जीवन के संघर्षों को देखते हैं, उसके गांव के आसपास का वातावरण देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने किस परिवार में जन्म लिया और कैसे अभावों का सामना करते हुए, यह अभाव केवल आर्थिक नहीं था, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी अभाव कहीं ना कहीं रहा था, चूंकि दलित वर्ग से ये जुड़े हुए हैं। तो उन सभी का सामना करते हुए कैसे वह आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वह बनारस तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद उन्होंने अपने स्नातक जो है परीक्षा जो पास करते हैं और इसके बाद की भी कहानी उनके जीवन जो है आगे बढ़ता है। लेकिन उसके बाद की जो है स्नातक के बाद उन्होंने मणिकर्णिका में लिखा है, मुर्दहिया में उन्होंने केवल अपने बचपन से लेकर के स्नातक के और उसके बीच में सभी संघर्ष, चाहे वो उनके गांव का संघर्ष हो, गांव से बाहर जाने का संघर्ष हो, पढ़ाई का संघर्ष हो, इन सभी के बारे में उन्होंने तुलसीराम ने मुर्दहिया में बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से हम मुर्दहिया को केवल तुलसीराम की ही नहीं, दलित जीवन का संघर्ष भी कह सकते हैं। कि किस प्रकार से एक दलित बच्चा जो है वो शोषित हो रहा है अपने समाज से और उसके बावजूद भी वह आगे बढ़ता है, उन सभी बंदिशों को तोड़ता हुआ वो आगे बढ़ेगा, पढ़े लिखेगा और बाद में जेएनयू तक पहुंच जाता है। ये सारी इनकी दोनों आत्मकथाओं को जब आप पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस आत्मकथा में, अपनी आत्मकथा में तुलसीराम जी ने बहुत बैलेंस के साथ यह बात भी स्वीकारा है कि उनको दलित जीवन का जो शोषण है वो तो झेलना ही पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सहयोग भी प्राप्त हुआ और समाज का, जो अन्य समाज का, उसको भी ये स्वीकारते हैं। तो इस मामले में ये आत्मकथा थोड़ी लिबरल आपको जरूर लगेगी। ठीक है, उतनी कट्टर नहीं लगती है, या कह सकते एकदम अपने जीवन के प्रसंगों को एकदम सटीक रूप से उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में अब हम आगे आते हैं अगले विधा पर। यह विधा है जीवनी विधा। ठीक है, जीवनी है प्रेमचंद घर में। ठीक है, शिवरानी देवी, प्रेमचंद की पत्नी, इन्होंने यह जीवनी लिखी है। ठीक है, लगभग 1944 में यह जीवनी आती है इनकी। शिवरानी देवी ने, जैसा कि स्पष्ट है इसके शीर्षक से, कि प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद को जो उनका बाह्य रूप है, उनके लेखन का जो रूप है, उनके संवादों का जो रूप है, उनके कह सकते हैं कि जो महान जो उपन्यास सम्राट हैं, कहानीकार, कथाकार का रूप तो हम आप जानते हैं, लेकिन उसके पैरेलल, उसके समानांतर प्रेमचंद किस प्रकार उनका जो गृहस्थी भरा भी जीवन होगा, लेखक जीवन के साथ गृहस्थी का जो जीवन है, उसको कहीं ना कहीं शिवरानी देवी ने ज़्यादा बेहतर देखा होगा और उसको समझा, और इसलिए यह जीवनी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि जब कोई लेखक लिखता है तो हम जो उसका जो लेखन पढ़ रहे हैं उसके बाहर जो वैचारिकता है उसको देखते हैं, लेकिन जब वो उस विचारों को या उस लेखन को लिखते हुए, गढ़ते हुए किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, ठीक है, उसको सामना करते हुए शिवरानी देवी ने प्रेमचंद को जरूर देखा और उसको ही उन्होंने इस जीवनी में व्यक्त किया है।
जीवनी के शुरुआत में बहुत कहते हैं तथ्यात्मक ढंग से एकदम स्टार्ट करती हैं कि उन्होंने प्रेमचंद के जीवन के बारे में उनका एक सामान्य सा जीवन परिचय दिया है। उसके बाद उनको ये सभी रचनाओं के आधार पर भी और उनके जो महत्वपूर्ण घटना हो उसके आधार पर उन्होंने लिखा है। लगभग छोटे छोटे 88 भाग में यह पूरा जो जीवनी है वो विभाजित करके उन्होंने 88 लगभग चैप्टर में लिखा है कि किस प्रकार से प्रेमचंद जो है उसका निजी जीवन कैसा चल रहा था, वो लेखन के साथ उनका गृहस्थी का जो जीवन था वह भी प्रेमचंद कितनी सुगमता से चला रहे थे। और उन्होंने प्रेमचंद के जीवन के अंतिम क्षणों तक के बारे में इसमें लिखा है। ठीक है, जो जीवन के शुरुआत से लेकर के जो उसका तथ्यात्मक परिचय के साथ साथ जीवन के अंतिम क्षणों तक वह प्रेमचंद के साथ जुड़ी रही और इस जीवनी में उन्होंने हर चीज लिखी है। प्रेमचंद की जो वैचारिकता है वो प्रेमचंद के साथ प्रेमचंद के जो मूल वैचारिकता हो सकती है उसमें बिना किसी छेड़छाड़ के वह उसमें सीधे सीधे लिखती जाती है। तो ये जीवनी बहुत महत्वपूर्ण रही, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके प्रश्न की दृष्टि से भी और प्रेमचंद को समझने की दृष्टि से भी। ठीक है, प्रेमचंद के ऊपर तो अन्य भी जो आए, इनके पुत्र ने अमृत राय ने भी लिखा, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर, ये भी जो है वो लिखे गए हैं। महत्वपूर्ण जीवनी है प्रेमचंद। लेकिन उस क्रम में यदि प्रेमचंद को आप साहित्य जगत के साथ साथ कहीं उनके निजी जीवन के साथ उनको जानना चाहते हैं तो आप इस जीवनी को जरूर पढ़ें। इसे प्रश्न आता भी है तो इसको आप उस तथ्यात्मक दृष्टि से भी और प्रेमचंद को जानने की दृष्टि, क्योंकि प्रेमचंद बड़े रचनाकार है और हमेशा प्रेमचंद पे प्रश्न आना ही है घुमा फिरा करके। तो चूंकि जो जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है विधा, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो या जीवनी हो, तो उनको तो आप जरूर ध्यान देकर पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं हिंदी साहित्य में जिनको छोड़ करके प्रश्न बन ही नहीं सकता है। ठीक, तो मैं लास्ट में कुछ ऐसे व्यक्तित्व तो आपको जरूर बताऊंगी आप अगले वीडियो में 12-15 व्यक्तित्व जो हैं कि जिनको आपको समग्र रूप से उनके तथ्यों को एक बार देख लेना है। ठीक, तो उनको अगर बायकॉट करके उनको हटा करके हिंदी साहित्य का प्रश्न बनाया ही नहीं जा सकता। प्रेमचंद मैं कह सकती हूँ कि उनमें अग्रणी श्रेणी में खड़े हुए नजर आते हैं, तो इसको आप जरूर इस दृष्टि से देख लेंगे। ठीक, अगले जो टेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया है वह है मनु भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी यह भी। मनु भंडारी बड़ी लेखिका हैं। इनको हम इनके अपने लेखन से भी जानते हैं और साथ साथ में हम ये भी जानते हैं कि ये राजेंद्र यादव जी की पत्नी है। ठीक है, हालांकि मनु भंडारी इस परिचय का मोहताज नहीं है, बट चूंकि आप यह जब पढ़ते हैं, ठीक है, जब इस कहानी को, जिसको इन्होंने आत्मकथा नहीं कहा है, स्वयं मनु भंडारी कहती हैं कि ये मेरी आत्मकथा नहीं है, तो इसको आप संस्मरणात्मक आत्मकथा कहा जा सकता है या संस्मरणात्मक कहानी कहा जा सकता है। ठीक है, हालांकि हम इसको जब पढ़ते हैं विधा के स्पेशल जब पढ़ेंगे तो हम इसको आत्मकथा में ही पढ़ा है। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा तो आत्मकथा है पे ही टिक कर लगानी है। हालांकि मनु भंडारी ने खुद इसको आत्मकथा नहीं माना है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं अपने इस कहानी में, इस आत्मकथा में मनु भंडारी जी ने जो सामान्य महिला मनु भंडारी से किस प्रकार से वह लेखिका मनु भंडारी बनती हैं उसका बारे में आपको बताती हैं कि कैसा इनका पारिवारिक जीवन था, किस परिवेश में ये पली बढ़ी थी और किस प्रकार शादी इनकी हो जाती है राजेंद्र यादव जी से और उसके बाद शादी के बाद क्या परिवर्तन होता है। जब हम इसको पढ़ते हैं, इस विधा को पढ़ते हैं, तो हमें ज़रूर कुछ अच्छे और
अलग से इंटरेस्टिंग तथ्य जानने को मिलता है, क्योंकि तब हम जानते हैं राजेंद्र यादव जी के बारे में भी। मनु भंडारी की दृष्टि से, मनु भंडारी की रचनात्मक दृष्टि से हमने राजेंद्र यादव जी को भी जाना है। कहीं ना कहीं मनु भंडारी पत्नी निजी जीवन की तो बात नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर लेखक की दृष्टि से कहा जाए, लेखनीय दृष्टि से, तो उनका राजेंद्र यादव जी के संग थोड़ा सा तालमेल जरूर आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसा था। मनु भंडारी कई बार एक्सेप्ट करती हैं कि राजेंद्र यादव रचना क्रम में हमेशा मनु भंडारी जी को कहीं ना कहीं टोकते थे, या फिर शायद जितना उन्होंने अन्य लेखिकाओं को सपोर्ट किया है उतना मनु भंडारी को घर में रहते हुए उनसे सपोर्ट उतना नहीं मिला है। ठीक है, व्यवधान के लिए सॉरी। तो हम देखते हैं कि मनु भंडारी की जो दृष्टि, मनु भंडारी जी की दृष्टि से हमने देखा कि वह राजेंद्र यादव जो कह सकते हैं जो बाहरी जो नज़र आता था उसमें, और मनु भंडारी के निजी जीवन में, उसमें ज़रूर कुछ न कुछ जो है वो अलगाव है या वैचारिक मतभेद आपको दिखाई देने को मिलेगा। ये हमेशा ये कहा जाता है कि यदि आपको किसी महापुरुष के बारे में जानना है, उनके बारे में यदि आप सच में जानना चाहते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में असली में जानना है आपको, तो आपको उस महापुरुष की पत्नी की आत्मकथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो यदि आप उस दृष्टि से भी देखेंगे तो आपको केवल मनु भंडारी ही नहीं, राजेंद्र यादव जी के बारे में भी जानने को मिलेगा। हालांकि ये बहुत कह सकते हैं विवाद का विषय भी हो सकता है। हम आते हैं मनु भंडारी जी के रचनाक्रम पे। उन्होंने अपने इस नॉवेल में, इस कहानी में सभी अपनी रचनाओं को स्पष्ट करते हुए बताया है कि किस प्रकार उन्होंने कौन सी रचना करते हुए उन्होंने कौन सी निजी परेशानी या सामाजिक परेशानी है, किस प्रकार से उन्होंने एक एक रचनाओं को, अपने एक एक कैरेक्टर को कितने बहुत संजीदगी के साथ पैदा किया और उसके साथ उसको पाल पोष करके रचना क्रम में हमारे सामने लाया है। इस क्रम में जो एक रचना है 1 इंच मुस्कान, जिसको कहा जाता है कि वो मनु भंडारी और राजेंद्र यादव जी के साथ मिलकर लिखी गई जो रचना है, मनु भंडारी अपने ऐसी आत्मकथा में एक्सेप्ट करती हैं कि इसमें राजेंद्र यादव जी का हाथ बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था। ज़्यादातर ये रचना है वो अकेले मनु भंडारी जी ने लिखी है। बट चूंकि हम जब पढ़ते हैं, जब आपके पास ये प्रश्न आता है कि इसके लेखक कौन है, तो हम यही हमें फैक्ट में जो है वो टिक करना है कि मनु भंडारी और राजेंद्र यादव जी ने साथ में लिखी है, क्योंकि अभी तक यह रचना दोनों की साथ सह लेखन में मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस आत्मकथा में कुछ अलग सा जानने को आपको ज़रूर मिलेगा। आप ज़रूर पढ़ें, जब भी आपको फुर्सत मिलेगी आप ये जो आत्मकथा है मनु भंडारी जी की वो ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अगली जो विधा है आपके सिलेबस में, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंटरेस्टिंग, वो है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा यह है जीवनी। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। यह जो जीवनी है उन्होंने लिखी है बंगला के बड़े राइटर शरद चंद्र जी पे। ठीक है, शरद चंद्र जी के शुरुआती जीवन से लेकर के उनके जीवन के अंतिम काल तक इन्होंने ये पूरी जीवनी लिखी है। ठीक है, लगभग 1947 के समय ये जीवनी जो है हमारे सामने आती है। इस जीवनी को इन्होंने मूलतः अगर हम देखें तो 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, पहला है दिशाहारा, ये पूछता है प्रश्न। ठीक है, दूसरा है दिशा की खोज, और तीसरा है दिशांत। ठीक है, इन 3 भागों में ये इनको विभाजित करते हैं। इन सभी भाग जो है वो भी उसके भी छोटे छोटे
जो है वो क्रम, मतलब कह सकते हैं उसको डिवाइडेशन की है, जिसमें दिशाहारा में 18 भाग, दिशा की खोज में भी 18 भाग और दिशांत में लगभग 30 भाग में होता है। दिशाहारा में एक युवक जो अभी इसको कुछ पता नहीं है कि इसको क्या होगा, आगे इसके बचपन में से लेकर के उसको आगे जाके क्या करना है, तो बचपन से लेकर के जो बड़े होने की यात्रा है, जिसमें कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में एक भटकाव होता है, बहुत चीज क्लियरिटी नहीं होती है, हर चीजों का एक अलग अलग आकर्षण होता है, वह चीज आपको इसमें दिखाई देगी। कलकत्ता में शुरुआती जो इनका जीवन बीतता है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, दिशा की खोज में जब हम आते हैं, जो उनके जीवनी का दूसरा भाग है और कहीं ना कहीं शरत चंद्र जी के जीवन का जो अगला पड़ाव है, उसमें जब हम देखते हैं उसमें वह रंगून पहुंच गए हैं। ठीक है, अब रंगून पहुंचकर उन्होंने किस प्रकार अपनी जो भटकी हुई जीवन है उसको एक दिशा देने का कार्य किया है, मतलब उन्होंने वह अपने रचना क्रम से धीरे धीरे जुड़ते हैं। बड़ी बड़ी रचनाएं आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। उनका जो यहाँ आप देखते हैं कि उनका विवाह होता है, शांति नामक महिला से विवाह होगा, तो जो विवाह में के बाद जो उनके भीतर का जो प्रेम होता है, रचना क्रम है, वो और आपको प्रगाढ़ दिखाई देगा। इनसे वह इतना प्रेम करते हैं कि वह उनका नाम हिरण्मय ही रखते हैं। ये भी एक प्रश्न पूछता है कभी भी। उसके बाद शांति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फिर एक बड़ा जो है उतार जो है वो शरतचंद्र जी के जीवन में भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ घटनाक्रम के बाद फिर उनकी दोबारा विवाह होता है मोक्षदा नाम के स्त्री से। ठीक है, फिर विवाह होगा। ठीक, इसके बाद जो अगला क्रम आता है वो है दिशांत का। अब जो भटकाव है कहीं ना कहीं अब एक केंद्रीकरण हो चुका है। तमाम दुनिया देखने के बाद वह वापस रंगून से कलकत्ता आ जाएंगे और अब शरतचंद्र केवल एक मामूली युवक शरतचंद्र नहीं है, अब यह बड़े लेखक हो सकते हैं। ठीक है, बड़े लेखक बन चुके हैं। वह लेखक जिसने चरित्रहीन, परिणीता, देवदास जैसी बड़ी बड़ी रचनाएं करी हैं, वह लेखक अब जो बंगला साहित्य में अपना एक बड़ा नाम रख चुका है। कहीं ना कहीं शुरुआती जीवन वो दिशाओं में भटका हुआ युवक एक दिशा को प्राप्त कर चुका है, या हम कह सकते हैं अपने मंतव्य को प्राप्त कर चुका है, या करने की कोशिश में अभी भी है, क्योंकि लेखन की जो समाप्ति है वो कभी नहीं हुई उनकी। हमेशा इनका लेखन जो है वो चलता रहा। लेकिन अगर यदि आप इनको सफलता के पैमाने पे नापेंगे तो अब ये जो युवक है वो कहीं ना कहीं सफलता को प्राप्त कर चुका है। अब लोग जब वह वापस लौट करके आते हैं कलकत्ता में तो वह बड़े लेखक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो ये 3 चरणों में बड़ी अच्छाई, यह 3 चरणों में बड़ी सरलता के साथ विष्णु प्रभाकर जी ने इनकी जीवनी लिखी है। बहुत इंटरेस्टिंग जीवनी है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो एकदम ये लगती है कि जैसे ये चलचित्र के तरह जो है वो आपके सामने चलती जा रही है। तो बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किए हैं, बड़े सरलता के साथ यह जीवनी लिखी है इन्होंने। आप ज़रूर पढ़ लें और महत्वपूर्ण भी है। बहुत सारे कह सकते हैं यूनिवर्सिटी में ये आपके सिलेबस में, एमए के सिलेबस में ऑलरेडी लगी हुई है, तो आपने इसको पढ़ा होगा। पर यदि नहीं पढ़ा है तो आगे ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, अब हम आते हैं अगले विधा पे। यह है आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। बच्चन की आत्मकथा है।
हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पूरी 4 भागों में है, जिसमें पहला भाग है इनका क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, अन्य भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दूसरा है इनका नीड़ का निर्माण, फिर है बसेरे से दूर, और अंतिम है 10 द्वार से सोपान तक। ठीक, क्या भूलूं क्या याद करूं में एकदम से शुरुआती जीवन से इन्होंने अपने स्ट्रगल को, अपने जीवन को लिखा है कि किस प्रकार से वह जन्म से लेकर के उनका जो विवाह है श्यामा के साथ, उनकी पहली पत्नी श्यामा के साथ उनका विवाह होता है। तो वह जन्म से लेकर के पहले उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, इसको पूरा वह बताते हुए लिखते हैं, और उसके बाद वह उनका जन्म होता है। ये हरिवंश राय से उनका नाम बच्चन कैसे पड़ा, ठीक है, इसके बारे में भी वह जिक्र करते हुए, बताते हुए बहुत रुचिकर ढंग से उन्होंने सभी घटनाओं को बताया है। और जन्म से लेकर के और अपनी पढ़ाई तक, उसके बाद भी जब लेखक बनने से पूर्व तक उनका जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, उसको भी आप इस पहले भाग में ज़रूर देखेंगे। और उसमें जब उनका विवाह हो जाता है श्यामा के साथ, ठीक है, श्यामा उनकी पत्नी, पहली पत्नी श्यामा के संग उनका विवाह हो जाता है, वह जीवन, और उसके साथ ही उसके पूर्व जब आप देखोगे तो एक उन्होंने जीवन को उन्होंने एक अपने मित्र करकल, उनका एक मित्र होता है, उसके साथ उनका कैसा जुड़ाव है, क्या लगाव है, क्या भावनात्मक लगाव है, उसको भी आप बड़े कह सकते हैं ईमानदारी से देखते हैं। जब बच्चन लिखते हैं तो अपने जीवन के बारे में उन्होंने कोई भी ऐसा तत्व जो है तथ्य वो छुपा करके नहीं लिखा कि कोई आप जजमेंटल हो सके। उन्होंने बिल्कुल ओपनली रूप से लिखा है कि जो जीवन में बीता उसको वह व्यक्त कर रहे हैं। अब उन्होंने पाठ के ऊपर छोड़ दिया है कि आप इसको किस प्रकार से लेते हो, लेकिन बड़ी ईमानदारी से कहा जा सकता है कि ये लेखन लिखा है। शायद कुछ प्रसंग जो हैं वो छुपाए जा सकते थे, हटाए जा सकते थे, पूरी आत्मकथा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेखक के व्यक्तित्व पे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी लेखक ने उसको ईमानदारी से उसमें व्यक्त किया है। ठीक है, तो उससे लेकर के वह जन्म पूरे स्टार्टिंग से लेकर के अपने स्ट्रगल से लेकर के श्यामा से विवाह तक और श्यामा की से मृत्यु तक वो जो है इस पहले भाग में हरिवंश राय बच्चन ने इस जीवन के संघर्षों का जो है वर्णन किया है। अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप पहला भाग पढ़ते हैं तो अपने आप ही आप इनके अन्य भागों को पढ़ने के लिए बड़े उत्सुक हो सकते हैं। तो किसी भी कह सकते हैं कि लेखन की सफलता ही यही है कि जब आप उसको निरंतर पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएं। तो ऐसा ही जब आप इसे पढ़ते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं पढ़ते हैं, हालांकि ये भी सिलेबस में लगी हुई है, लेकिन हो सकता है सभी यूनिवर्सिटी में ना हो। तो चूंकि आपकी यूजीसी के सिलेबस में है तो शायद आपने पहले भी पढ़ी हो, यदि नहीं पढ़ी हो है तो इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार अटेम्प्ट करने से पहले आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, बहुत मोटी मोटी नहीं है, छोटी छोटी विधाएं ही हैं, छोटी है, 150-200 पेजों की नहीं होगी। यदि आप तारतम्यता के साथ बैठेंगे तो शायद 3 से 4 दिन में आप जो मोस्टली विधाएं हैं वो पढ़ ले जाएं। ठीक है, इसलिए मैं आपको इनको पढ़ने का सलाह ज़रूर देती हूँ। ठीक, इसी के साथ हम आते हैं अगले विधा पर।